हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों को इस वीडियो को अंत तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चे, इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का एक विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही देना प्यारा बच्चे। आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जब भी पूछेगा तो आपको 2 नंबर का पूछेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए प्यारा बच्चा, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो प्यारा बच्चे, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस ऐसी क्रांति ने राजनीति को अभिजा अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्व साधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही देना है आपको। ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग को सारा क्लास का पीडीएफ खरीदना है, तो आप सभी लोग 9262838329 में आप सारे बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, बिल्कुल मात्र जो है ना आपको 499 रुपया में जो है ना आपको ऑल क्लास का पीडीएफ प्लस क्या मिल जाएगा? तो मॉडल सेट जितना भी होगा, आपको जितना भी क्लास किया जाएगा तो सारा का सारा मिल जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी लोग जिस टाइम यानी एग्ज़ाम जिस टाइम होने वाला होगा, यानी एग्ज़ाम के 2 महीना पहले, कहने का मतलब हो गया आपका जब फरवरी में एग्ज़ाम है तो आप लोग दिसंबर में पीडीएफ खरीदेंगे प्यारे बच्चे, तो आपको 1499 में खरीदना पड़ेगा। और अभी जो है आपको 499 रुपया में सारा यानी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलने वाला है, जितना भी क्लास होगा। अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस यूट्यूब से ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्यारे बच्चे, आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको सारा क्लास का यानी सारा सब्जेक्ट का मैं क्लास दूंगा आपको। आप सभी लोग और सारा क्लास कर लीजिएगा ना प्यारे बच्चे, तो आपका 450 प्लस तो गारंटी आएगा, 100% आएगा। समझ लिए प्यारे बच्चे? तो आप सारे बच्चों को मेहनत से पढ़ना है सिर्फ। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर जो होगा प्यारे बच्चे इसका, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतना ही देना है। बस आपको ये भी क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चे, आपका यूरोप में जो राष्ट्रवाद का चैप्टर है ना प्यारे बच्चे, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको यानी कल का वीडियो में आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। आज मैं आपको इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग चैप्टर पढ़े होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग देखिए। चलिए, आप सभी लोग को नोट्स कर लेना है प्यारे बच्चे। उत्तर देखिए, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन
करते हुए सन 1840 में गतिजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस प्रकार पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। चलिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही देना है प्यारे बच्चे। आप सारे बच्चे देख लिए। ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछेगा ना, आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। आपका ये VVI भी क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, VVI इंपोर्टेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है? 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी? मतलब इसका जो है ना विशेषता जो थी, तो क्या थी इसका समन्वय, तो देखते हैं उसके बारे में हम लोग। तो देखते हैं, उत्तर में देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, पहला नंबर में क्या बोला है? सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा में है, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा में आपका वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। चौथा में आपका है, दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारियों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का इतना ही जवाब देना है। ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। ये आपको 5 नंबर में आपको पूछेगा आपको बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें, या फिर बिस्मार्क का उसका जो काम था, तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, उसका जो है मतलब निर्णय कीजिए, बिस्मार्क के बारे में निर्णय कीजिए। तो आपको करना क्या प्यारे बच्चे, इसके बारे में लिखना है। समझ लिए? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछ सकता है। तो बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें, तो इसका उत्तर देखिए कैसे होगा। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वह रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रेलिया 1866 सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सिडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। बस इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर देना था। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे। आपको ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? प्यारे बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। क्या बोला है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? तो इसका आंसर देखिए, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन का बस इतना ही आंसर देना है। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए आप लोग। मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? तो इसका आंसर देखिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति व संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की, उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका क्या है, मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? तो इसका आंसर देखिए आप लोग। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही देना है। इसको भी 2 नंबर में पूछा जाता है या फिर 3 नंबर में बहुत बार पूछता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए, जर्मन राइन
महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। बस इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही देना, आपका 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे क्लास 10th का सारा पीडीएफ के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग 9262638329 से आप लोग सारा पीडीएफ ले सकते हैं। अब सारा पीडीएफ इसमें व्हाट्सअप कीजिए 9262838329 में आप लोग हाय हेलो करके मैसेज कीजिए और आप लोग बोले कि सर हमको पीडीएफ लेना है तो आपको बताया दिया जाएगा सारा चीज़ के बारे में। और प्यारे बच्चे आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं जितना ही पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चे आप सभी लोग को मेहनत से पढ़ना है, बस आपका नंबर अच्छे मार्क्स आने का 100% चांस है। ठीक है ना प्यारे बच्चे, चलिए अब सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मैथ का भी सारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मैं सारा जो है ना सॉल्व कर दिया हूँ। यानी 1.4 का आज मैं शाम में, कहने का मतलब 1.4 का जो है ना अभी 7 बजे आपका लाइव आ जाना है आप सभी लोग को, तो उस टाइम 1.4 का भी बता दिया जाएगा। चलिए अब देखिए, अब सारे बच्चे को सारा पीडीएफ लेना भी जरूरी है क्योंकि आपको इससे जो है पढ़ने में पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? देखिए उत्तर क्या है, 1815-48 के मध्य जर्मनी के औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में परसा की पहल पर जलवराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, इतना ही जवाब देना है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका देखिए आंसर, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। ठीक है, अब देखिए क्या है, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, 1 नंबर। दूसरा नंबर देखिए, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। तीसरा में आपका देखिए राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा में देखिए ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। देख लिया आप लोग 5, इसका 5 क्या देख लिए, बाधाएं देख लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका हो गया 12 का 2 नंबर, इससे ही पूछा जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल की संक्षिप्त परिचय दें। प्यारा बच्चे ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका, आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आपका छूटने वाला नहीं होगा। अब सारे बच्चे 2024-25 में यानी 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे के लिए एक ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना प्यारे बच्चे, चलिए इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। देखिए उत्तर इसका, काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुधर की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी का अधिकार कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको उतना ही जवाब देना है। अब देखिए गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो प्यारे बच्चे आपका ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको रट लेना है ये सब क्वेश्चन को, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आपका यहाँ जितना भी क्वेश्चन मैं टाइपिंग कर दिया हूँ प्यारे बच्चे, जितना भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चे, चलिए देखिए गैरीबाल्डी कौन था? तो देखिए यहाँ पे उसका उत्तर देखिए, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। बस आपको इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर लिखना है प्यारे बच्चे, बस ध्यान रखना आप सब सारे बच्चों को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ?
चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? तो आपका ये जो है ना इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिए। एक आपका 1 नंबर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ मैं। चलिए अब देखिए इसका आपको यानी कल का जो पेपर में होगा ना, आपको मैं जो इसके बाद सब्जेक्टिव के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो मैं आपको कल शाम में इसका ऑब्जेक्टिव में सारा क्लियर कर दूंगा। चलिए, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? ठीक है, इसका आंसर देखिए। उत्तर, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? इसका आंसर क्या होगा? तो वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। तो इसका आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, इसको भी याद रखना है। वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 18 नंबर। चलिए, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूत के योगदान का वर्णन करें। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूत के योगदान का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट इसका उत्तर क्या होगा? तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसूत तथा फ्रांसीसी डिक ने किया। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज क्लासेस सोसाइटी के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसूत ऑस्ट्रेलियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की अवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको उतना ही उसका आंसर देना है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए उत्तर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर और समानता की स्थापना कर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। आपको 19 नंबर क्वेश्चन का उतना ही आंसर लिखना है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? 5 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको भी। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? तो देखिए, वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन याद कर लेना। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? तो आप सारे बच्चे बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। ये आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिए। आपका ये 5 नंबर 100% देने वाला है क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर देखिए, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्गों में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रियाई मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया क्लियर।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर याद कर लीजिए, या फिर 3 नंबर या 4 नंबर तो गारंटी देने वाला है क्वेश्चन। चलिए उत्तर देखिए इसका। पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपनाया प्रधानमंत्री चांसलर से नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। इससे इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या। विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे था? तो आपको ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग उसका उत्तर देखिए। विलियम फर्स्ट पर्सा काम राजा जनता था कि ऑस्ट्रिया और पर्सा को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर से नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान पर्सा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम बिस्मार्क को चांसलर ने बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। चलिए अब आपका क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए आप लोग। 1932 में यूनान को एक स्वतंत्रता संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। मध्यपि इस प्रकार में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। ठीक है प्यारे बच्चे, आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाया गई? फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए आप लोग, फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मन का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। तो प्यारे बच्चे, मैं 1 से 25 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद का। 1 से 25 क्वेश्चन तक मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना प्यारे बच्चे, आपको इससे कम से कम तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है इस चैप्टर से। तो आप सारे बच्चों को इस क्लास को बढ़िया से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चे, मैं जो सफलता बेच जो स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आपको सफलता बेच का सारा वीडियो देख लेना है। जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता है तो सारा बच्चे को इससे सारा वीडियो को देख लेना है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को PDF चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग संपर्क कीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इससे 9262838329 से आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आप लोग को सारा जानकारी मिल जाएगा। कैसे PDF मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, PDF को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना है। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग को बढ़िया से पढ़ना है। इससे आपको 450 प्लस जो है ना प्यारे बच्चे, सारा सब्जेक्ट आप मेरे पास पढ़ रहे हैं अगर, तो आपका 450 प्लस नंबर 100% आने की गारंटी है, क्योंकि आपको बढ़िया से सिर्फ पढ़ना है। बस मेहनत आपको करना है, मैं बताने वाला आपको हूँ। बस आप लोग पढ़ जाएगा तो 450 प्लस नंबर, यानी 450 प्लस नहीं भी आएगा तो आपका 420 तो गारंटी आने वाला है। ठीक है ना प्यारे बच्चे? ठीक है, वॉचिंग फॉर थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।